तो फिल्म की शुरुआत में हमें स्पेस में एक बहुत बड़ी माइनिंग शिप दिखाई जाती है जो दूसरे प्लैनेट से अर्थ के लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करने के लिए जा रही थी। शिप के अंदर सभी इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट अपने अपने स्लीपिंग पॉड में सोए हुए थे। स्पेसशिप ठीक अपने रास्ते पर थी, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही स्पेस में मौजूद बहुत से मेट्रॉइड इस स्पेसशिप से टकरा गए। मेट्रॉइड्स का साइज बहुत बड़ा था, जिससे इस माइनिंग शिप को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। अभी इसके पॉड स्पेसशिप से छूट कर इमरजेंसी लैंडिंग करने लगे और ऐसे ही एक एस्केप पॉड में हमें एंडी को दिखाया गया। वो हाइबरनेशन ड्रग्स की वजह से सो रहा था, लेकिन स्पेसशिप के खतरे में आते ही उसका एआई उसे जगाता है और उसे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करता है। उसकी सूट की ऑक्सीजन फुल करता है, जिसके बाद एआई के ही रोबोटिक आर्म्स उसे एक अजीब सा सूट पहना देते हैं। एंडी के पॉड से बाहर देखा गया तो एंडी जैसे बहुत से और एस्केप पॉड्स तेजी से किसी दूसरे प्लेनेट पर लैंड कर रहे थे, लेकिन वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा ना होने की वजह से कई पॉड उस प्लेनेट पर लैंड करने से पहले ही ब्लास्ट हो जाते हैं और उसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट्स और इंजीनियर्स मारे जाते हैं। इन्हीं सभी पॉड्स के साथ एंटी का पॉड भी इसी प्लेनेट के पहाड़ी इलाके पर क्रैश लैंड करता है। क्रैश लैंडिंग की वजह से एंडी अपने पॉड में ही बेहोश हो गया और उसे होश आया अपनी फैमिली की यादों से। एंडी के होश में आते ही एंडी का एआई उसे फौरन इस पॉड से निकल जाने को कहता है, लेकिन पॉड में खराबी की वजह से वहाँ की सारी ओपनिंग जाम हो गई थी। एंडी ने जब अपने इमरजेंसी इक्विपमेंट्स देखे तो उसमें फ्लेयर गन भी नहीं थी, क्योंकि एंडी एक छोटा इंजीनियर था और उनकी कंपनी ने सभी फ्लेयर गन्स सीनियर्स को दी थी। वो अकल लड़ाता है यहाँ और अपने पास पड़ी हुई एक हथौड़ी टाइप किसी चीज से अपने पॉड की विंडो तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की के टूटे हुए कांच ने उसके सूट को डैमेज करना शुरू कर दिया था, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलने लगी थी। फौरन उसने अंदर आकर अपने सूट को सील किया और तभी उसके एआई ने उसे बताया कि तुम्हारा पॉड जलने लगा है, जान बचानी है तो जल्दी इसमें से बाहर निकलो। बिना एक भी मिनट ज़ाया किए वो अब पॉड से बाहर निकल ही आया, जिसके बाद उसका पॉड तबाह हो गया और अचानक उसे आसमान में आग भी जलती हुई दिखाई दी। हवा में उड़ती हुई ये आग उसी की तबाह हुई स्पेसशिप थी जो इसी प्लेनेट पर आकर गिर जाती है। उसके गिरने की वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई देता है, जिसकी लहर ने एंडी को भी उठाकर कई किलोमीटर यहाँ से दूर फेंक दिया था। इस सब के बाद जब एंडी को होश आया तो एंडी ने अपनी एआई से पूछा कि वो इस टाइम कहाँ है। उसका एआई बताता है कि वो एक अननोन जगह पर है, एक ऐसे प्लेनेट पर है जिसे अभी किसी ने डिस्कवर ही नहीं किया। एंडी जब बाकी सर्वाइवर्स के बारे में पूछता है तो उसके बारे में भी अब एआई को कुछ पता नहीं था, क्योंकि सभी उससे काफी दूर थे। नाचार वो यहाँ बैठने ही वाला था कि उसे कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई दी, जिस रोशनी की तरफ उसने बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उसे उसकी शिप भी दिखाई दी जो बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। वो इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। उसने सिर्फ शिप को ही इग्नोर नहीं किया, बल्कि शिप के ऊपर अजीब किसी के पंजों के और खूनों के निशानों को भी इग्नोर कर दिया था, जो उसके लिए खतरा साबित हो सकते थे। लाइट के पास पहुंचने पर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वहां पर उसी के साथ का एक और सर्वाइवर मौजूद था जो भी एंडी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। अब इस एस्ट्रोनॉट का ख्याल था कि इन दोनों के अलावा कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। डिवेन इनकी शिप के कम्युनिकेशन सेंटर में काम करता था और उसे अर्थ पे सिग्नल भेजना बहुत अच्छे से आते थे। उसने अर्थ पे सिग्नल भेजने के लिए यहाँ पर एक सेटअप भी लगा लिया था। वो एंडी को बताता है कि यहाँ से अर्थ तक एक पैगाम जाने में भी पूरे 8 माह लग जाएंगे और अर्थ से यहाँ तक कोई भी इमरजेंसी शिप आने के लिए पूरे 2 साल का वक्त लगेगा। लगभग 3 साल इन्हें यही रहकर सरवाइव करना होगा और फिर कहीं जाकर उम्मीद बंधेगी वापस अर्थ पर जाने की। ये सुनकर एंडी तो बस उदास ही हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग नहीं जा पाएंगे वापस। तब डिवेन उसे हौसला देता है और कहता है कि अपने अंदर उम्मीद की किरण जलाए रखो, हम जरूर वापस जाएंगे। एंडी पूछता है हम सरवाइव कैसे करेंगे। जवाब में डिवेन कहता है जितने भी लोग यहाँ पर मरे हैं हम उनके गोश्त पे पूरे 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी काफी ज्यादा है और ऐसे में डेड बॉडीज खराब भी नहीं होंगी। ना चाहते हुए भी एंडी को उसकी सारी बातें माननी पड़ती है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान एंडी का पाँव एक वायर में फंसता है और वायर इक्विपमेंट से उतर जाते हैं, जिसे लगाने के लिए एंडी पीछे मुड़ जाता है। जब वो वायर लगा रहा था तो हमें देखने को मिला एक अजीब बड़ी सी क्रिएचर ने उसके साथी के ऊपर हमला करके वो उसे वहां से ले गया और एंडी ने जब पीछे देखा तो उसका साथी कहीं भी नहीं था। वो कंफ्यूज हो गया कि आखिर इतनी जल्दी कोई गायब कैसे हो सकता है। वो तो चला गया था, लेकिन अब एंडी को तो अर्थ पर मैसेज भेजना था। वो डिवेन के बताए हुए तरीके से उसकी मशीन इस्तेमाल करता है और अर्थ पर मैसेज भेज देता है। यहाँ से उसने डिवेन की गन भी ले ली थी, क्योंकि आगे चलने पर ये इसके बहुत काम आने वाली थी। आगे बढ़कर यहाँ रहने के लिए एंडी अब कोई ठिकाना ढूंढ रहा था
लेकिन दूर दूर तक उसे कोई ठिकाना नजर नहीं आता। उसका एआई उसे बताता है कि उसके सूट में अब इतनी ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं रही। ये सुनकर उसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी उसके रेडियो पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। ये नाओमी की आवाज थी, उसकी सीनियर एस्ट्रोनॉट जो भी सरवाइव कर गई थी। इस टाइम नाओमी उससे कांटेक्ट करके और उसे बताती है कि मेरी टांग मेरे पॉट में फंस गई है, प्लीज आकर मुझे बचाने में मेरी मदद करो। लेकिन एंडी का एआई स्कैन करके बताता है कि नाओमी का पॉट उससे इतना दूर है कि 2 दिन उसे चलकर जाने में लग जाएंगे और इतनी ऑक्सीजन उसके पास नहीं है। तब नाओमी उससे कहती है तो मेरे पास आओ, मेरी मदद करो, मेरे पास ऑक्सीजन काफी है जिससे हम दोनों जिंदा रह सकते हैं। अपने एआई की बातों को इग्नोर करते हुए वो नाओमी की जान बचाने के लिए निकल चुका था। दिन से रात हो गई, चलते चलते वो थक भी गया और तभी उसे अचानक पीछे से खौफनाक किसी के हुर्राने की आवाज आई। पीछे मुड़कर जब उसने देखा तो उसे तो वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने एआई को भी स्कैन करने को कहा, लेकिन एआई भी अंधेरे में ज्यादा कुछ नहीं स्कैन कर पाया और एआई ने वजह बताई कि कंपनी ने जूनियर्स को पुराने मॉडल का एआई दिया था जो अंधेरे में ज्यादा स्कैनिंग नहीं कर सकते और ये सब उन्होंने पैसा बचाने के लिए किया था। ये सुनकर एंडी को और शौक लगता है। एंडी को लग रहा था कि यहाँ कहीं कोई क्रिएचर है, लेकिन एंडी ने इसे अपना वहम समझा क्योंकि कोई क्रिएचर अभी तक उसने अपनी आंखों से नहीं देखी थी। थोड़ी आगे बढ़ने पर उसे जमीन पे अजीबोगरीब होल दिखाई दिए जो किसी के पाँव के निशान लग रहे थे। इनका पीछा करते हुए वो आगे पहुंचा तो उसे एक बहुत बड़ा होल दिखाई दिया और वो समझ गया कि यहाँ पर मकड़ी की तरह की कोई क्रिएचर रहती है और ये बात वो नाओमी को भी इन्फॉर्म कर देता है। डरकर वो यहाँ से भागने ही वाला था कि तभी उसके एआई ने स्कैन करके बताया कि उसके बहुत से मेंबर्स यही आसपास उसके इर्द गिर्द ही हैं। वो देखता है कि उसके वो मेंबर्स चलते हुए उसके करीब भी आ रहे थे और जब वो रेडियो के जरिए उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो किसी ने भी उसे रिस्पॉन्ड नहीं किया और वो समझ गया कि जरूर उसके सभी साथियों को इन स्पाइडर जैसे एलियंस ने हमला कर खा लिया होगा और उनके पेट के अंदर से ही ये सारे सिग्नल आ रहे हैं। अभी वो यही सब सोच रहा था कि उसे दोबारा से वही खौफनाक आवाजें अपने आसपास से सुनाई देने लगी, जैसे कोई क्रिएचर एलियन उसकी तरफ बढ़ रही हो। वो अपने हेलमेट की लाइट भी बंद कर देता है और वहीं छुप जाता है, लेकिन क्रिएचर शायद अभी भी उसे देख पा रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ रही थी जिससे बचने के लिए एंडी अपने हाथ में पकड़ी हुई फ्लेयर गन से उसके ऊपर हमला कर देता है। जहाँ रोशनी होने पर सारी क्रिएचर्स उसे देख लेती हैं और सभी उसके पीछे पड़ जाती हैं और ऐसे उसे ये बात पता चल जाती है कि एलियंस रोशनी में उन्हें ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। खैर, जितने भी एलियंस उसके पीछे पड़े थे उनसे बचने के लिए ये भागने लगा और भागते भागते एक बड़ी सी पहाड़ी से नीचे गिर गया। हैरानकुन तौर पर इतने बड़े हादसे के बाद भी एंडी बच गया था। ऊपर से वो क्रिएचर उसके ऊपर गुर्रा रहा था क्योंकि वो क्रिएचर नीचे नहीं आ सकता था और उसके पेट में हम 4 एंडी जैसे और लोगों के भी सिग्नल देख पा रहे थे। यहाँ गिरने के बाद एंडी का सूट फट चुका था, उसके सूट से ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी, इसीलिए वो अपने एक स्प्रे से अपने सूट को सील करता है और तभी उसे रेडियो में किसी की आवाज सुनाई देती है। ये ड्वेन था जिसे हमने पहले भी देखा था। ड्वेन उसे कहता है मेरी मदद करो, मैं इस क्रिएचर से लड़ रहा हूँ। एंडी भी ये जानकर हैरान हुआ था कि ड्वेन अभी तक जिंदा है, लेकिन अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पहाड़ी पर चढ़कर दोबारा उस क्रिएचर के पास जाए और ड्वेन की मदद करे। तब नाओमी उसे हौसला देती है और कहती है मैं जानती हूँ तुम थक तो गए होगे, लेकिन तुम्हें ड्वेन की मदद करनी चाहिए ताकि हमारे सर्वाइवल के चांसेस और बढ़ जाएं। ये सोचकर और नाओमी की बात मानते हुए वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लग जाता है। ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उसने देखा कि ड्वेन बड़ी बहादुरी से एक टाइम में दो क्रिएचर से लड़ा और फ्लेयर गन से उनके ऊपर हमला कर रहा था। उसने जैसे ही एंडी को देखा तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया और पीछे से आने वाली एक क्रिएचर ने उसे पकड़ कर मार डाला। यहाँ पर क्रिकेटर्स भी एंडी को देख चुके थे। वो लोग अब एंडी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ते हैं और एंडी को बचाने के लिए यहाँ नाओमी अपने एआई के जरिए बाकी सारे पॉड्स का एआई सिस्टम ऑन कर देती है, जिनसे उन सभी पॉड्स की लाइट ऑन हो जाती है और ये सारे की सारी क्रिएचर उन पॉड्स की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और ऐसे एंडी को भागने का मौका मिल जाता है। भागते हुए एंडी एक अजीब सी जगह पर आ गया था। ये जगह पहाड़ों के दरमियान बनी बेइंतहा खूबसूरत थी। यहाँ पर पर्पल कलर के जुगनू थे। कुछ देर के लिए तो एंडी इनकी खूबसूरती में खो गया। अचानक एक जुगनू आकर उसके हेलमेट पर बैठ गया। हेलमेट पर बैठते ही उस जुगनू का रंग लाल हो गया और ऐसे ही बहुत सारे जुगनू अब उसके सूट पर भी आकर बैठ गए। सूट पर बैठते ही इन सारे जुगनुओं ने उसके सूट को डैमेज करना शुरू कर दिया था, जिससे वो जान गया कि ये जुगनू भी खतरनाक हैं। इसीलिए फौरन इन जुगनुओं को अपने सूट से हटाते हुए वो यहाँ से भाग निकला। भागते हुए अब उसका पाँव एक अजीब से एक गड्ढे में आ फंसा था। उसने देखा कि ये कोई गड़ा नहीं था बल्कि एक मॉन्स्टर ही था, एक बड़े से मुंह वाला मॉन्स्टर जो उसे पकड़ कर निकलने लगा।
एंडी को बहुत बुरा लग रहा था। उसके पेट के अंदर उसकी पेट की चीजें देखकर एंडी को उल्टी भी आने वाली थी और घुटन भी हो रही थी। उसे उसे हार्ट अटैक आने लगा। उसकी ये कंडीशन देखकर उसका एआई उसको फौरन ही करंट देता है, जिससे उसकी अपनी हालत भी बेहतर हो जाती है और उसके साथ साथ ये शॉक इस एलियन क्रिएचर को भी लग जाता है, जिससे ये एलियन क्रिएचर एंडी को अपने मुंह से बाहर उलट और फाइनली एंडी इससे बच जाता है। एंडी को मुंह से बाहर निकालने के बाद ये क्रिएचर दोबारा उसके पीछे पड़ गया, जिससे बचने के लिए एंडी आगे की तरफ भागा। जो एक टनल बनी हुई थी उसे छुपने के लिए ठीक जगह लगी, लेकिन यहाँ आना भी उसका गलत साबित हुआ, क्योंकि ये उन्हीं जुगनुओं की एक टनल थी जिनसे वो बचकर भाग रहा था और इन जुगनुओं ने दोबारा उसके सूट के ऊपर हमला कर दिया। सूट के फटने की वजह से उसके सूट की ऑक्सीजन भी लीक हो गई थी। ऑक्सीजन तेजी से डाउन हो रही थी। ये देखते हुए एंडी नाओमी से कहता है, शायद अब मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। मेरे पास जितनी ऑक्सीजन है मैं शिप तक ही वापस जा सकता हूँ और वहां जाकर मुझे उम्मीद है कि कोई एक आध पॉट तो मिल ही जाएगा जहाँ से मैं ऑक्सीजन रिफिल कर पाऊँ और अपनी जान बचा पाऊँ। ये सुनकर नाओमी कहती है, ठीक है तुम शिप तक ही चले जाओ, मैं अपना कोई जुगाड़ कर लूंगी। लेकिन एंडी जानता था कि वो अकेले नहीं बच पाएगी, इसीलिए वो अपनी जान खतरे में डालकर नाओमी को ही बचाने का सोचता है और तेजी से भागता है नाओमी की तरफ, ताकि जल्द से जल्द वो नाओमी के पास पहुंच जाए। नाओमी के बहुत करीब पहुंचते ही उसकी ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए नाओमी तक पहुंच ही गया और नाओमी के पॉट पे आने के बाद वो बिल्कुल बेहोश होते हुए नीचे गिर। नाओमी फौरन अपने पॉट का दरवाजा खोलकर एंडी को अंदर ले लेती है और ऑक्सीजन मिलने पर एंडी को होश आ जाता है। यहाँ एंडी देखता है कि नाओमी का पाँव फंसा हुआ था, इसीलिए वो निकल नहीं पा रही थी। वो एंडी के पाँव को जब निकालने की कोशिश करता है तो एंडी को बहुत दर्द हुआ। यहाँ पे कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिससे ये लोग उसके पाँव को छुड़ा सकते। तब नाओमी की इमरजेंसी केस को खोलकर दो चार चीजों को मिलाते हुए एंडी एक लीवर बनाता है और उसकी मदद से वो नाओमी की टांग को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। इतना बुरा फंसने की वजह से उसकी टांग हल्की सी फ्रैक्चर हो गई थी, लेकिन ये तो शुक्र था कि उसकी जान बच गई। ये लोग अब अपने रिपेयरिंग स्प्रे और फ्लेयर गन को लेकर यहाँ से बाहर निकलते हैं। जहाँ बाहर निकलते ही बहुत सारे क्रिएचर्स ने उन्हें आसपास से घेर लिया था। उनसे बचने के लिए इन दोनों को यहाँ से भागना था, लेकिन नाओमी के तो पाँव में दर्द था। तब उसका एआई उसे एक हाई डोज मेडिसिन इंजेक्ट करता है, जिससे उसे दर्द का एहसास ना हो और ये लोग भागते रहते हैं। इन्होंने अक्लमंदी ये दिखाई कि अपनी डायरेक्शन को शिप की तरफ रखा और आखिर ये लोग शिप के उस हिस्से तक पहुंच गए जो थोड़ा सा ठीक हालत में था। यहाँ पर नाओमी इसी तरह शिप के एक कंपार्टमेंट को खोलने की कोशिश करती है और थोड़ी देर में वो कामयाब भी हो जाती है। अब ये शिप के अंदर गई थे कि बहुत सारे क्रिएचर इनके पीछे आ गए और नाओमी ने फौरन शिप का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे उस क्रिएचर का आधा जिस्म कट के रह गया। ये देखकर एंडी को उल्टी आने ही वाली थी, लेकिन उसने बहुत मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल पाया और आगे की तरफ बढ़ा। इन लोगों ने काफी देर बाद सुकून का सांस लिया था। इससे पहले कि यहाँ पर कुछ बातें कर पाते, इन्हें देखने को मिलता है कि इनकी इस स्पेसशिप के अंदर पहले से ही एक दो क्रिएचर आकर बैठ गई थी, जो अब इनके पीछे पड़ जाती हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग जल्दी से एक और कैबिन में जाकर वहाँ का दरवाजा बंद कर लेते हैं और इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर आकर तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये एक गैस चैम्बर था। बेबसी में एंडी दरवाजे को मारने लगा, लेकिन कि दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। यहाँ फंसने के बाद इनके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि ये लोग आपस में ही एक दूसरे से बातें करें। नाओमी उससे कहती है, तुम इतने नाउम्मीद क्यों हो, हर वक्त मरने की बातें क्यों करते हो? जिस पर एंटी कहता है, मरना ही बेहतर है। नाओमी उससे कहती है, मैं जानती हूँ इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। क्या तुम्हारी फैमिली? ये सुनकर वो उसे अपनी फैमिली की वीडियो दिखाता है। एक हैप्पी फैमिली थी उसकी वाइफ और बेटा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन उनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो दोनों मारे गए और एंडी बच गया। एंडी उससे कहता है, वो सब मेरी ही गलती थी, मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं। ये सुनकर नाओमी कहती है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये लोग अब एक दूसरे को यहाँ पर गले लगाते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये इनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं। लेकिन तभी नाओमी नोटिस करती है कि एंडी के सूट पर वो जुगनू थे जो पहले भी उसके सूट पर हमला कर रहे थे। वो इन जुगनू को उठाती है और अपने दरवाजे पे फेंकते हैं, जिससे ये जुगनू दरवाजे के साथ साथ दरवाजे के पीछे खड़े एलियन के ऊपर भी हमला कर देते हैं, जो एलियन बार बार इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब दरवाजा खुल चुका था, इन्हें यहाँ से बचने के लिए कहीं और भागना था। ये लोग जब बाहर की तरफ भागे तो एक और क्रिएचर इनके पीछे पड़ गई। इससे ये लोग कैसे जान छुड़वाते? तब नाओमी को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि हम लोग इसे स्केप पॉड के नीचे ले जाकर मार देंगे, लेकिन इमरजेंसी स्केप पॉड के छूटने में भी 15 मिनट लग जाते थे। इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं और एंडी डिसाइड करता है पहले स्केप पॉड तक पहुंचने का। स्केप पॉड स्पेसशिप के निचले हिस्से में था और वहां तक जाने के लिए इन्हें काफी टाइम लग जाता, लेकिन जब ये देखते हैं कि वो क्रिएचर इनके पीछे है तो ये दोनों बिना डरे जंप कर देते हैं और वो क्रिएचर भी अपने बड़े बड़े पाँव स्पेसशिप में फंसाते हुए इनके पीछे आ जाती है। एंडी स्केप पॉड में बैठकर उसे ऑन करने की कोशिश करता है, जबकि नाओमी
अपने आप को एक ट्रैप के अट्रैक्शन की तरह बनाकर क्रिएचर को अपने पीछे लगाते हुए उस एस्केप पॉड तक लेकर आती है, जिसमें एंडी उसे रिलीज करने के लिए बैठा था। क्रिएचर के ठीक एस्केप पॉड के नीचे आते ही एंडी के एस्केप पॉड भी रिलीज हो जाता है और फाइनली इनकी जान उस क्रिएचर से बच जाती है। एस्केप पॉड के नीचे गिरने की वजह से ऊपर एक बहुत बड़ा शॉक लगा था। हमें पता चला था कि इस एस्केप पॉड में इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो रिलीज कर पाए। उसको एनर्जी देने के लिए एंडी ने अपने सूट की सारी एनर्जी यूज कर ली, जिसके नतीजे में अब वो मारा गया था। उसने सेक्रीफाइस नाओमी को बचाने के लिए दिया था। नाओमी ये बात समझ गई थी। उसे मरा हुआ देखकर वो यहाँ फूट फूट के रोने लगी, लेकिन अगले ही सेकंड एंडी ने आंखें खोल दी और यहाँ रिवील हुआ कि एंडी मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। उसे जिंदा देखकर नाओमी की जान में जान आती है। ये लोग इस टाइम इतने इमोशनल थे कि एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाए। अचानक इनके मुंह पे रोशनी टकराई और इन्होंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। ये लोग अपने स्पेसशिप की विंडो की तरफ आते हैं और इस अजीबोगरीब खतरनाक प्लेनेट की खूबसूरती को देखने लगते हैं। जो भी था, ये तो इन दोनों ने माना था कि ये प्लेनेट था बहुत खूबसूरत और अब अगले 3 साल तक इन्हें इसी प्लेनेट पर रहना था, क्योंकि 3 साल बाद ही कोई शिप इन्हें यहाँ रेस्क्यू करने के लिए आती। 3 साल तक ये लोग एक दूसरे का साथ देने वाले थे और इंतजार करने वाले थे। यहाँ नाओमी एंडी का हाथ पकड़ लेती है और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।